ओके चलिए अब नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस के ऊपर अभी हम लोग बात करेंगे। रिजर्व्स एंड सरप्लस को कैसे ऑडिट किया जाए जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट कर रहे हैं और हमें रिजर्व्स एंड सरप्लस के ऊपर कॉन्फिडेंस ऑब्टेन करना है। रिजर्व्स एंड सरप्लस के ऊपर हम लोग जानकारी ऑब्टेन करना चाहते हैं कि क्या इसके अंदर कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट तो नहीं है, क्या रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर कुछ ऐसी गलतियां तो नहीं है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने आप में गलत करवा रहे हो करके। तो हम लोग उसके बारे में यहाँ पे अभी चर्चा करने जा रहे हैं। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस होता क्या है करके सबसे पहले तो ये जानते हैं। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस एक ऐसा अमाउंट है, आर दी अमाउंट जो हम अप्रोप्रिएट करते हैं, समझना बात को, अप्रोप्रिएट करते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं होता। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस में जो चीज डेबिट हो रही है, मतलब इनकम टैक्स पर्पस के लिए या टैक्स कैलकुलेशन के लिए जिसे हम लोग काउंट नहीं करते, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बन जाता है। लेकिन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि कंपनी का जो प्रॉफिट निकलता है माइनस कंपनी का जो भी टैक्स आता है, तो जो नेट अमाउंट यहाँ पे आया ना, इस नेट अमाउंट में से आप कुछ पैसा अलग करके रख देते हो। मान लीजिए आपने 100 रुपया टैक्स जाने के बाद आपके पास बच रहा है, आप क्या करते हो, इस 100 रुपये में से 50 रुपये अलग कर डालते हो। इस चीज को क्या बोला जाता है, रिजर्व बोला जाता है। सभी लोग बोलेंगे ऐसे अमाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे अमाउंट को हम लोग रिजर्व कहते हैं। तो ऐसे केस में हम लोग रिजर्व्स एंड सरप्लस, मतलब जो पैसा हमारे पास एक्सेस बचा हुआ है, सरप्लस में बचा हुआ है, उस पैसे को हम लोग अलग करते हैं और उसे हम लोग लगते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स के लिए। मतलब कल चल के कंपनी अपने काम को एक्सटेंड करेंगी, कल चल के कंपनी अपने बिजनेस को ग्रो करेंगी, तो ऐसे केस के अंदर हमें वो पैसा लगने वाला है, हमें वो पैसे की आवश्यकता पड़ने वाली है, उस चीज को बोला जाता है रिजर्व्स एंड सरप्लस। क्या कहा जाता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस का नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं। तो देखो, रिजर्व्स आर द अमाउंट्स अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ द प्रॉफिट्स दैट आर नॉट इंटेंडेड टू मीट एनी लाइबिलिटी, कंटिजेंसी, कमिटमेंट या डिम्यूनेशन इन द वैल्यू ऑफ असेट टू नोन टू बी एग्जिस्ट एज ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट। मतलब क्या कि रिजर्व मतलब हम लोग यहाँ पे पैसे को अलग कर रहे हैं, लेकिन इसके ये कोई पैसे को हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कोई लाइबिलिटी को सेटल करना या कोई कंटिजेंसी के अगेंस्ट पैसे को अलग करना, ऐसा हमारा कोई इंटेंशन नहीं है। ना ही कोई कमिटमेंट है, मतलब कमिटमेंट इन द सेंस ना ही कोई कई पैसे को हम लोग यूज करने वाले हैं, ऐसा कुछ कमिटमेंट है। तो ऐसे में कोई भी चीज नहीं, मतलब मैं एक प्रकार से कह सकता हूं कि रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर मेरी लाइबिलिटी किसी प्रकार से फिक्स नहीं है पैसे की। जो मैं मतलब जो मैं पैसा अलग कर रहा हूं ना, इस पैसे को मुझे कहीं ना कहीं पैसे को इन्वेस्ट करना है या कहीं ना कहीं पैसे को डालना है करके ऐसा कोई जरूरी चीज नहीं होती है रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर। चलिए आइए फिर उसके बाद, रिजर्व्स एक प्रकार से इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस माना जाता है। बेटा भाई इंटरनल मींस ऑब्वियस सी बात है, कंपनी के पास अगर रिजर्व होता है तो ऐसे कि इसके अंदर कंपनी क्या बाहर से पैसा मांगने वाली है क्या, दूसरे कंपनी से, क्या बैंक से लोन लेने वाली है क्या कंपनी? नहीं सर, बैंकों से क्यों लोन लेंगी जब खुद के पास ही उसके पास पैसा पड़ा हुआ है। तो ऐसे कि इसके अंदर वो बैंकों से लोन नहीं लेने वाली है। दे आर हेल्ड फॉर द पर्पज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड या फाइनेंसिंग या एक्सपांशन ऑफ द कंपनी या स्ट्रेंथनिंग द कंपनी फाइनेंशियली। तो ये अलग अलग पर्पसेस होते हैं रिजर्व के, डिविडेंड के लिए, फाइनेंस के लिए, एक्सपांशन के लिए, कंपनी को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए हम लोग रिजर्व को यूज करते हैं। ठीक है, द कंपनी यूटिलाइजेज रिजर्व अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड टाइप ऑफ रिजर्व। रिजर्व कैन बी सेग्रीगेटेड एज रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। मतलब दो प्रकार के रिजर्व हम लोग बोल सकते हैं, एक होता है रेवेन्यू रिजर्व और दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व। सभी लोग बोलेंगे एक होता है रेवेन्यू रिजर्व और दूसरा होता है कैपिटल रिजर्व, उसके बारे में चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए, रेवेन्यू रिजर्व रिप्रेजेंट्स प्रॉफिट्स दैट आर अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स फॉर द बिलो पर्पस। मतलब क्या, रेवेन्यू रिजर्व मैं बता देता हूं आपको। रेवेन्यू रिजर्व मतलब ऐसा रिजर्व जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। क्या कहा मैंने, जिसपे किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता ना, उस चीज को रेवेन्यू रिजर्व बोला जाता है। ये जो है, मान लीजिए बेटा, ये डिविजिबल प्रॉफिट्स के लिए यूज कर सकते हैं, फाइनेंस ऑफ एक्सटेंशन ऑफ द बिजनेस, वर्किंग कैपिटल के लिए, टू स्ट्रेंथन कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब अलग अलग पर्पस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व को। रेवेन्यू रिजर्व को स्पेंड करने के लिए किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन ना ही कंपनी के द्वारा होता है और ना ही किसी सेबी के द्वारा या कोई लॉज एंड रेगुलेशन के अंदर होता है। रेवेन्यू रिजर्व आपका पैसा है, आपको जैसा लगे, आपकी जैसी मनमर्जी हो, आप वैसे मनमर्जी के अनुसार इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हो, इस पैसे को डाल सकते हो जहां पे आपको लगे वहां पे, राइट। ये वाली बात होती है।
सेकेंड वाली चीज अगर मैं बात करूं कैपिटल रिजर्व का मतलब क्या होता है? ऐसा रिजर्व बेटा जिसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है, मतलब इट डज नॉट अमाउंट एनी, मतलब फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये पैसा नहीं है। समझ रहे आप बात को? जो कैपिटल रिजर्व के अंदर पैसा होता है ना, ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं होता है, इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन होता है। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के ऊपर हम लोगों ने देखा था रिस्ट्रिक्शन होता है कि वो केवल और केवल कुछ जगह यूज कर सकते हैं हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को। तो ऐसे केस के अंदर ये कैपिटल रिजर्व के अकाउंट होते हैं। कौन से रिजर्व के अकाउंट होते हैं? बोलो जल्दी से। कैपिटल रिजर्व के यहाँ पे अकाउंट माने जाते हैं। अब इट में बी नोटेड दैट इफ द कंपनी अप्रोप्रिएट्स रेवेन्यू प्रॉफिट फॉर बीइंग क्रेडिटेड टू द नेट असेट रिप्लेसमेंट रिजर्व विद इन द ऑब्जेक्टिव दैट दीज आर यूज्ड फॉर द कैपिटल पर्पसेस, देन सच अ रिजर्व शैल आल्सो बी इन द नेचर ऑफ कैपिटल रिजर्व। मतलब क्या कि जब कंपनी क्या करती है, रेवेन्यू प्रॉफिट को क्रेडिट कर देती है असेट रिप्लेसमेंट अकाउंट के अंदर। असेट रिप्लेसमेंट अकाउंट का मतलब होता है कल चल के जब असेट की वैल्यू हमारी जीरो हो जाएंगी या असेट हमारा खराब हो जाएगा तो हम लोग उस अकाउंट में से, उस रिजर्व में से पैसे को कन्वर्ट करेंगे या उस अकाउंट के पैसों को यूज करेंगे असेट को रिप्लेस करने के लिए। तो ऐसे केस के अंदर ये भी कैपिटल रेवेन्यू, क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया अब इसका। अब क्या मैं उस पैसे को डिविडेंड बांटने के लिए यूज कर पाऊंगा क्या? नहीं सर, नहीं कर पाऊंगा। तो क्योंकि मैंने उसके नेचर को अब रिस्ट्रिक्ट कर दिया हूं, तो ऐसे केस के अंदर मैं कहूंगा अब ये कैपिटल रिजर्व का अकाउंट यहां पे बन जाता है। क्या आप इस बात को, क्या आप इस चर्चा को समझ रहे हैं क्या? हाँ सर। देखिए, कैपिटल रिजर्व इज क्रेडिटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट्स अर्न थ्रू द सेल ऑफ कैपिटल असेट्स, जैसे सेल ऑन द फिक्स्ड असेट्स, ये सारी चीजें। अ कैपिटल रिजर्व जनरली कैन बी यूटिलाइज फॉर राइटिंग डाउन द फिक्टिशियस असेट्स या लॉसेस को भी हम लोग कैपिटल रिजर्व को यूज करते हैं। बट द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम या कैपिटल रिडेम्पशन अकाउंट, CRR अकाउंट हम लोग बोलते हैं, हम लोग केवल और केवल इसको स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। चलिए आइए इसके असर्शंस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले तो रेवेन्यू जो रिजर्व एंड सरप्लस है, ये एक बैलेंस शीट का यहाँ पे चीजें आ जाती है। तो उसके अनुसार यहाँ पे एग्जिस्टेंस का असर्शन होगा, फिर उसके बाद कंप्लीटनेस का असर्शन होगा, वैल्यूएशन का असर्शन होगा, देन अगर मैं बात करूं आपके साथ डिस्क्लोजर का, ऐसे अलग अलग प्रकार के असर्शंस रहने वाले हैं। अब इसके अंदर सबसे पहले टाइप ऑफ असर्शन देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि एग्जिस्टेंस को आप कैसे चेक करोगे। तो इन लोगों का कहना है कि आपने क्या करना चाहिए, आपने यहाँ पे ट्रेस एंड टैली करने की कोशिश कीजिए ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस टू द प्रीवियस ईयर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब क्या, इस साल का जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है ना, वो आप ट्रेस करने की कोशिश करो पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस से, और ये दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों मैच होना चाहिए, सीधी सी बात है। तो सबसे पहले बोला गया कि आप ओपनिंग बैलेंस को एक बार चेक कर लीजिए, ओपनिंग बैलेंस के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। अगर ओपनिंग बैलेंस के ऊपर आपका कॉन्फिडेंस होता है तो ऐसे केस के अंदर फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या बोला, अब ये ओपनिंग बैलेंस के अंदर आ गया तो सीधी सी बात है, अब करंट ईयर में आप कुछ ना कुछ एडिशन किए होंगे उसके अंदर, तो जिससे भी आपने एडिशन या यूटिलाइजेशन किया है करंट ईयर के अंदर, वो एडिशन एंड यूटिलाइजेशन के बारे में यहाँ पे जानने की कोशिश की जा रही है। वो एडिशन एंड यूटिलाइजेशन के बारे में आपको ट्रेस करना होगा या आपको चेक करना होगा, किसे आपको चेक करना होगा, P&L अकाउंट को। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, सरप्लस एंड डेफिसिट का मूवमेंट आप चेक कीजिए, मूवमेंट सोकी के अंदर चेंजेस कीजिए, मतलब अपना जो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी होता है उसके अंदर देखिए कहीं आपने रेवेन्यू या रिजर्व्स के अंदर, रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर तो नहीं डाला। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, जो भी आपने रेजोल्यूशन पास किया गया है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जिसमें डिविडेंड रिकमेंड किया गया है, तो ये सारी चीजों को चेक कीजिए। अब हम आपको एक बात बता दें कि AS4 आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, जो बात करता है सब्सिक्वेंट इवेंट्स के बारे में। तो अगर आप प्रपोज डिविडेंड देते हो बेटा इस साल के प्रॉफिट्स के रिगार्डिंग, इस साल आप डिविडेंड को डिक्लेयर कर रहे हो, तो वो एडजस्टिंग इवेंट्स नहीं माने जाते। तो इनका यही कहना है कि इंड AS 10 के अनुसार या AS4 रिवाइज के अनुसार अगर डिविडेंड ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर आफ्टर द बैलेंस शीट डेट अगर हमने इसको किया है तो हमने ऐसे डिविडेंड्स को रिकॉग्नाइज करना है क्या लाइबिलिटी के अंदर? नहीं सर, रिकॉग्नाइज नहीं करना है। मतलब प्रपोज या डिक्लेयर डिविडेंड आफ्टर द बैलेंस शीट को आप एडजस्ट नहीं करते हो, भले वो अप्रूव किए गए हो शेयर होल्डर्स के द्वारा यूनानिमस कंसेंट में, तो भी आप वहां पे एडजस्ट नहीं करते हो ऐसे इवेंट्स को। सेकेंड वाली चीज बोली गई है सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम जो है बेटा, सिक्योरिटी प्रीमियम को जो हम लोग इशू कर रहे हैं ना, या जो भी नॉमिनल वैल्यू हमने कहा था 100 रुपए का शेयर है, 25 रुपए एक्स्ट्रा बुलाया हमने, तो ये 25 रुपए क्या माना जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम माना जाता है। और इस सिक्योरिटी प्रीमियम के स्पेसिफाइड पर्पसेस होते हैं, वहीं पे ये यूज किया जा सकता है, इसके अलावा ये यूज नहीं किया जा सकता। तो ऐसे केस के अंदर यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है ना,
ना, वो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट के अंदर आपने प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए और रेजोल्यूशन को ऑब्टेन करने की कोशिश कीजिएगा। ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है शेयर कैपिटल के अंदर। फिर बोला जा रहा है डिस्क्लोजर में, तो आप रिजर्व्स एंड सरप्लस को कैसे डिस्क्लोज करेंगे, तो देख लीजिए रिजर्व्स एंड सरप्लस को आपको ऐसे क्लासिफाई करना होता है जहां पे आप कैपिटल रिजर्व को अलग बताएंगे, फिर कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व को अलग बताएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को अलग बताएंगे, डिबेंचर्स को अलग बताएंगे, फिर रीवैल्यूएशन रिजर्व को आपको अलग बताना होगा, शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अदर रिजर्व, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, फिर फंड के हिसाब से अगर आपने कोई रिजर्व करके रखा है, या डेबिट बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस होता है, मतलब नेगेटिव फिगर्स होता है सरप्लस केस में, तो उसको भी आपको अलग से बताना होता है। तो ये आपके अलग अलग डिस्क्लोजर के तरीके होते हैं बेटा। क्या होते हैं? ये अलग अलग डिस्क्लोजर के तरीके होते हैं। अब जो हर एक कंपोनेंट है ना, ये हर एक कंपोनेंट के मैं आपको इस तरीके से बताना है। सबसे पहले आप बताओगे ओपनिंग बैलेंस, फिर उसके बाद आपने जो भी चेंजेस हुए ड्यूरिंग द ईयर आप वो बताओगे, फिर टोटल प्रॉफिट एंड लॉस कितना हो रहा है, डिविडेंड कितना दिया, रिटेन अर्निंग्स में कितना ट्रांसफर किया, ये सारे चीजों को आपको बताते हुए चलना होता है। तो राइट, यहाँ पे होता है अपना रिजर्व्स एंड सरप्लस कंप्लीट। तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का मतलब क्या होता है? रिजर्व्स एंड सरप्लस मतलब वो एक्स्ट्रा पैसा जो कंपनी बेटा क्या करके रखती है, अलग करके रखती है, ताकि इस पैसे का हम लोग इस्तेमाल कर पाए बाद में। तो ऐसे केस के अंदर अब दो प्रकार के रिजर्व होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व मतलब ऐसा रिजर्व होता है जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, चाहे वैसा पैसे को हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व के अंदर रिस्ट्रिक्शन होता है, पैसा केवल और केवल कुछ जगह ही यूज किया जा सकता है, उसके अलावा दूसरे जगह यूज नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पे हमने ऑडिट प्रोसीजर देखे, एग्जिस्टेंस, कंप्लीटनेस, वैल्यूएशन एंड डिस्क्लोजर के हमने ऑडिट प्रोसीजर्स देखे कि कौन से ऑडिट प्रोसीजर होने चाहिए। तो सबसे पहले बोला ओपनिंग बैलेंसेस को चेक करो, फिर इस बार के चेंजेस को आप चेक करने के लिए P&L में चेक करो, सरप्लस डेफिसिट ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ P&L में चेक करो, सोकी में चेंजेस है क्या, रेजोल्यूशन कुछ पास हुए डिविडेंड से रिगार्डिंग, उस चीज के अंदर चेंजेस करो, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को ट्रेस करो। उसके बाद आप कैसे डिस्क्लोज करने वाले हो वो डिस्क्लोजर से रिलेटेड यहाँ पे बातचीत की जा रही है। क्या आप इस बात को सभी के सभी लोग समझ गए? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को सभी के सभी लोग समझ गए, है ना? चलिए आइए अब चलेंगे हम लोग बोरोइंग्स की ओर पढ़ते हैं। सेकंड वाला कंसेप्ट के ऊपर आज का हमारा मूव करने जा रहे हैं, और वो होने वाला है कौन सा? वो होने वाला है हमारा बोरोइंग्स, बोरोइंग वाले इसको, राइट। अभी हमारा जो कंसेप्ट खत्म हुआ है वो कौन सा था बेटा? वो था हमारा, सभी लोग बताएंगे, हमारा जो कंसेप्ट था वो था बेटा यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस से रिलेटेड हम लोगों ने चर्चा किया था कि रिजर्व्स एंड सरप्लस को एक ऑडिटर अगर चेक करना चाहता है तो वो कौन से कंपोनेंट्स को चेक करेगा, वो कौन से असर्शंस को चेक करेगा, उस चीज के रिगार्डिंग हम लोगों ने अभी बातचीत यहाँ पे की थी। अभी हम लोग जो बातचीत करने जा रहे हैं वो बहुत ही सिंपल और बहुत ही अमेजिंग सा कंसेप्ट है, और वो कौन सा होने वाला है? वो हमारा होने वाला है यहाँ पे बोरोइंग्स, राइट। यस सर। अब ये बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है जरा बता दीजिए सर। तो बोरोइंग्स का मतलब होता है बेटा ऐसा पैसा, क्या कहा मैंने, समझिए बात को, ये है एक एंटिटी। एंटिटी क्या करती है? अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए एंटिटी को क्या जरूरत होती है बेटा? एंटिटी को मनी की जरूरत होती है। अब ये जो मनी होता है ना, ये मनी दो जगह से आता है। एक तो बेटा ये हो सकता है अपना पैसा हो करके, बराबर ना, जिसे अपन लोग इक्विटी का नाम देते हैं, घर वालों ने यहाँ पे पैसे दिया, और ऐसा भी हो सकता है कि बाहर वालों से आपने पैसा लिया। समझ रहे बात को? जिसे हम लोग क्या कहते हैं? जिसे हम लोग यहाँ पे डेट कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं, बताइए? यहाँ पे डेट कहते हैं। तो पैसा दो सोर्सेस से आ सकता है, एक घर वाली और दूसरा क्या, बाहर वालों से, मतलब पैसा यहाँ पे आ सकता है, जिसे हम लोग यहाँ पे डेट कहते हैं। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, इस चीज के बारे में आप समझिएगा बात को, ठीक है। तो ये वाली चीज होती है। अब हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं ना, बेसिकली अभी जो हमको यहाँ पे पैसे के बारे में, या कौन से फंड से हम लोग पैसा रेज किए, हम लोग यहाँ पे पैसे को रेज किए बोरोइंग से। सभी लोग बताएंगे किसके? इससे, बोरोइंग से पैसा रेज किए। इसी का मतलब होता है डेट करके, मतलब हम लोगों ने ऐसे लोगों से पैसा मांगा है जो अपने, मतलब एक प्रकार से लोन के तौर पर हम लोगों को पैसा दे रहे हैं। हम लोगों को, इन लोगों को पीरियोडिक इंटरेस्ट देना होता है। क्या देना होता है? सभी लोग बताइए। पीरियोडिक इंटरेस्ट पे करना होता है डेट के ऊपर, और अलग अलग प्रकार के मैकेनिज्म होते हैं। कई बार हमको चार्जेस क्रिएट करवाना पड़ता है अपने असेट के ऊपर, सिक्योरिटी के तौर पर चार्जेस मांगे जाते हैं हमसे, मतलब सिक्योरिटी के तौर पर जो हमारे असेट है वो असेट के ऊपर चार्ज क्रिएट करने लगाते हैं ये लोग। ऐसी बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। तो एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बोरोइंग का, जिसको अभी हम लोग यहाँ पे पूरा कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा, सुनिएगा बात को। देखो, लाइबिलिटीज आर द फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ एन एंटरप्राइज अदर देन द ओनर्स फंड करके, बिल्कुल लाइबिलिटी में इंक्लूड होती है बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स एंड अदर करंट लाइबिलिटीज, डेफर्स पेमेंट, क्रेडिट, प्रोविजंस वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं।
अब वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक असेट को अंडर वैल्यू किया जा सकता है फ्रॉड के लिए और एक लाइबिलिटी को ओवर वैल्यू किया जा सकता है फ्रॉड के लिए, है ना। तो ऐसे केस के अंदर वेरिफिकेशन ऑफ लाइबिलिटीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज असेट्स और फॉर इफ एनी लाइबिलिटी इज ओमिटेड या अंडरस्टेटेड या ओवरस्टेटेड, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या ट्रू एंड फेयर व्यू देने वाले हैं क्या? नहीं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं देने वाले हैं। तो बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है? बोरोइंग्स आर द मनीज। बोरोइंग्स मतलब ऐसा पैसा बेटा जो अवेलेबल होता है फॉर यूजिंग, अवेलेबल फॉर यूजिंग द एक्सटर्नल सोर्सेज, जैसे बैंक लोन से आपको पैसा मिला, जैसे डिबेंचर से आपको पैसा मिला, जैसे पब्लिक फिक्स डिपॉजिट से आपको पैसा मिला। ऐसे अलग अलग सोर्सेज से जब आपको पैसा मिलता है ना, और ये सोर्सेज एक प्रकार से फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज करते हैं हमारे एंटिटी से। क्या कहा मैंने? ये जो सोर्सेज होते हैं ना, ये फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्ज करते हैं हमारे एंटिटी से। तो ऐसे केस में हम लोग इसे बोरोइंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं सभी लोग बताइए? बोरोइंग्स कहते हैं। अब बोरोइंग्स जो होता है ये असेट और लाइबिलिटी का बेटा, यहाँ पे असेट एंड लाइबिलिटी वाले असर्शंस इसके अंदर आने वाले। तो जो असर्शंस होंगे वो कौन से? एग्जिस्टेंस है, दूसरा कंप्लीटनेस है, तीसरा अगर मैं बात करूं आपके साथ वैल्यूएशन है, और चौथा यहाँ पे डिस्क्लोजर से रिलेटेड असर्शन रहने वाला है। ये डिस्क्लोजर से रिलेटेड असर्शन, राइट। तो असेट एंड लाइबिलिटी के आप सभी लोग जानते हो कि कॉमन असर्शंस ही रहते हैं हमारे, वही असर्शंस आने वाले हैं, उसके अलावा कोई दूसरे असर्शंस नहीं होते हैं। अब सबसे पहला अगर मैं बात करूं आपके साथ, तो सबसे पहला डिस्क्लोजर से या एग्जिस्टेंस से रिलेटेड क्या बोला गया है कि जितनी भी बोरिंग्स है ना बैलेंस शीट के अंदर, इसमें वैलिड क्लेम्स होने चाहिए। मतलब अगर मैं कहूँ आपके साथ, मेरे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी सेक्शन में यहाँ पे दिख रहा है कि एसबीआई को मेरे को 2 करोड़ रुपए पे करना है, मतलब ही इसका मतलब क्या होता है कि एसबीआई का हक है मुझसे 2 करोड़ मांगने का। मतलब मेरा ऑब्लिगेशन है, मेरी ड्यूटी है एसबीआई को पे करने की। कितने की बताइए जल्दी से? 2 करोड़ के अमाउंट के पे करने की। समझ रहे हैं आप बात को? तो इस चीज को क्या बोला जाता है? इस चीज को बोला जाता है एग्जिस्टेंस, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ वैलिड क्लेम्स, ऐसा उसका मतलब यहां पे हो रहा है। अब कैसे ऑडिट प्रोसीजर्स होने वाले और कैसे हम लोग चेक करेंगे इस क्लेम्स को, ये चीजों के बारे में, या कैसे हम लोग बोरोइंग्स के टुवर्ड्स ऑडिटिंग करने वाले, कैसे हम लोग बोरोइंग्स के वैलिड क्लेम्स को एस्टैब्लिश करेंगे, उसके रिगार्डिंग आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्या बोला गया? रिव्यू करो बेटा बोर्ड मीटिंग को। क्या बोला गया? रिव्यू करो बोर्ड मीटिंग के अंदर जहां पे लेंडिंग एग्रीमेंट्स आपके अप्रूव किए जा रहे हैं। समझिए बात को। ये जो लेंडिंग एग्रीमेंट्स है ना, ये लेंडिंग एग्रीमेंट्स कौन से होने वाले? ये जो लेंडिंग एग्रीमेंट्स है ना, ये लेंडिंग एग्रीमेंट्स का मतलब होता है जिसके अंदर आप पैसा चार्ज कर रहे हो ना, उस चीज को लेंडिंग एग्रीमेंट्स का नाम यहाँ पे दिया जा रहा है। क्या नाम दिया जा रहा है? बोलो जल्दी से। लेंडिंग एग्रीमेंट्स का वहां पे नाम दिया जा रहा है। अब मैं अगर बात करूं आपके साथ, ये जो लेंडिंग एग्रीमेंट्स है, ये लेंडिंग एग्रीमेंट्स जो है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है जिस बोर्ड मीटिंग के अंदर आप इसको अप्रूव कर रहे हो, जिस बोर्ड मीटिंग के अंदर आप कह रहे हो कि ये लेंडिंग एग्रीमेंट्स होने वाले हैं, ये लोन एग्रीमेंट्स होने वाले हैं, उस बोर्ड मीटिंग के रिव्यू करो मिनट्स को। मिनट्स मतलब जो डिसीजन लिए गए हैं, कौन से व्यक्ति ने किसके फेवर में बात किया, कौन सा व्यक्ति एक्सटर्नल सोर्स के बारे में बात कर रहा है, कौन सा व्यक्ति इंटरनल सोर्स के बारे में बात कर रहा है, उसके बारे में यहां पे चर्चा करो। अब ड्यूरिंग द रिव्यू इंश्योर करना न्यू लोन एग्रीमेंट्स या बॉन्ड्स जो भी है ना बेटा, वो अथराइज किए गए हो। इंश्योर दैट द डेट कमिटी वेर अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यहाँ पे डेट कमिटी मतलब जो एक कमिटी एस्टैब्लिश की जाती है कंपनी के द्वारा, जो ये चेक करती है कि कंपनी जो लोन ले रही है क्या वो कंपनी के हित में है या वो कंपनी के हित में नहीं है, उस चीज के रिगार्डिंग जहां पे चर्चा होती है बेटा, वो है डेट कमिटी। ठीक है, फुल पंचायत वाली कमेटी होती है ये। सेकेंड देखो, सेकेंड क्या बोला? एग्री द डिटेल्स ऑफ लोन रिकॉर्डेड करके। मतलब यहां पे बोला जा रहा है जो एग्री द मतलब जो आपके लोन के डिटेल्स है ना, उसको एक बार चेक कीजिए। लोन एग्रीमेंट, आपने जो लोन मतलब एसबीआई के साथ आपका जो लोन एग्रीमेंट बनाऊंगा, उसके अंदर एक इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है, एक रेट ऑफ लोन मतलब इंटरेस्ट रेट आपने डिसाइड करते हो, एक नेचर ऑफ पेमेंट, 6 मंथली प्रीपेमेंट करोगे, 6 मंथली इंटरेस्ट को पे करोगे, वो बताया जाता है। रीपेमेंट के टर्म्स होते हैं। ऐसे अलग अलग प्रकार की चीजें होती है। क्या कह रहा हूं मैं? ऐसे अलग अलग प्रकार की चीजें होती है। तो आपने एग्री करना चाहिए बेटा डिटेल्स ऑफ लोन को, किससे? एग्रीमेंट से। मतलब एक्चुअल में जो आपके टर्म्स आप देख रहे हो, वो सेम टर्म्स को आप एग्री करोगे लोन एग्रीमेंट से। ऐसी वाली बात यहां बोली जा रही है। सेकेंड,
रोल आउट करो इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन। याद आ रहा है ऐसे 505 किसके बारे में बात करता है, एक्सटर्नल कंफर्मेशन के बारे में बात करता है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, बैंक से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक ऑडिटर कहेगा कि मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऑब्टेन करने की यहाँ पे मतलब एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करने की कोशिश करता हूं। उसके बाद देखो क्या बोला जा रहा है, एग्री द डिटेल्स ऑफ लीजेस या हायर परचेज क्रेडिटर्स रिकॉर्डेड टू द अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट। मतलब बोला जा रहा है यहाँ पे कि अगर आपने कोई लीजेस या आपने हायर परचेज ट्रांजैक्शंस के अंदर आप इन्वॉल्व हुए हो ना, तो ऐसे केस के अंदर आप अंडरलाइंग कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट को चेक करो। अगर डिबेंचर्स आपने इशू की है, डिबेंचर्स एक प्रकार से लोन एग्रीमेंट, लोन के तौर पर ही होता है, पैसा आप इशू करते हो लेकिन जनरल पब्लिक से, ठीक है, शेयर्स के बदले आप डिबेंचर्स दे रहे हो, लेकिन यहां पे आपको फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है, किसको बेटा, डिबेंचर होल्डर्स को। तो ऐसे केस के अंदर आपकी वहां पे ट्रस्ट डीड बनती है बेटा, क्या बनती है, ट्रस्ट डीड बनती है। तो ट्रस्ट डीड के डिटेल्स को आप चेक करेंगे। फिर उसके बाद यहां पे बोला जा रहा है डेट इज रिटायर्ड, मतलब क्या, जब आप डेट आपने रेस किया था, रेस करने के बाद अब आपने पूरा के पूरा पेमेंट कर दिया है, तो इसे बोला जाता है डेट इज रिटायर्ड। तो जब भी आप डेट रिटायर्ड करोगे तो जिस असेट के ऊपर आपने चार्ज क्रिएट किया था, अब आप उसको डिस्चार्ज करोगे। क्या करोगे बताइए जल्दी से, डिस्चार्ज करोगे आप जो भी असेट आपने डेट लेते वक्त आपने जो भी चीज के ऊपर चार्ज क्रिएट करवाया था, उसे अब आप लोग यहाँ पे क्या करने वाले, उसको डिस्चार्ज क्रिएट कराओगे। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन को आपको ऑब्टेन करना होगा बेटा, यहाँ पे किससे, कि लेंडर्स के द्वारा वैलिड क्लेम किया जा रहा है करके, तो आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइबिलिटीज को ये करवाने वाले हो। रिटर्न लाइबिलिटी किससे ली जाती है, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट से आप बुलवाते हो कि ये जो क्लेम कर रहे हैं ना लेंडर्स, ये क्लेम बिल्कुल वैलिड कर रहे हैं करके उस चीज के रिगार्डिंग, राइट। अब देखो, ऑल द बोरिंग्स दैट हैव बीन अकाउंटेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द टाइमली बेसिस, मतलब यहां पे बोला जा रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आपने टाइमली बेसिस के अंदर सारे चीजों को रिकॉर्डिंग किया है, आपने टाइमली बेसिस के अंदर सारी चीज को फॉलो करते हुए करने वाला है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं, क्या बताइए जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या, है ना। तो ऐसे केस के अंदर मैं अगर बात करूं आपके साथ, तो देखो क्या बोला जा रहा है। सबसे पहला बोला गया ऑब्टेन करो शेड्यूल, कौन से चीज को ऑब्टेन करो, शेड्यूल को ऑब्टेन करो, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के शेड्यूल को। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स मतलब ऐसी बोरोइंग्स होती है बेटा जो अगले 1 साल के अंदर सेटल होने वाली है। मतलब इस पॉइंट के ऊपर मैं खड़ा हूं, मान लीजिए 1 अप्रैल को, तो कहा जाता है कि जो 31 मार्च तक, जो अगले साल के 31 मार्च तक जिसको आप जिस बोरोइंग को खत्म कर डालोगे या जिस बोरोइंग का आप पेमेंट करने वाले हो, उस चीज को शॉर्ट टर्म बोरोइंग बोला जाता है। मतलब विच आर टू बी सेटल्ड विद इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स, उसे हम लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग कहते हैं। और लॉन्ग टर्म बोरोइंग का मतलब क्या होता है, जो 12 महीने के बाद होने वाले, सिंपल सी बात है ना, जो 12 महीने के बाद सेटल होंगे उस चीज को अपन लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग यहां पे कहते हैं। क्या आप इस बात को समझे, यस सर। अब इन लोगों का कहना है कि आप शेड्यूल को ऑब्टेन करो, शॉर्ट टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के शेड्यूल को यहां पे ऑब्टेन करो, एज वेल एज द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर में कितना बैलेंस था करके उसे ऑब्टेन करेंगे। फिर अगर आपने कोई नया डेट को ऑब्टेन किया है या आपने कुछ रिन्यूअल वगैरह किया है, उसके बारे में बताइए हमें, है ना। और अगर आपने कोई रीपेड किया है ड्यूरिंग द ईयर, तो उसके बारे में भी आप हमें बताते हुए चलने वाले हो। बेसिकली ये बात कर रहा है कि ओपनिंग बैलेंस में और क्लोजिंग बैलेंस में अगर यहाँ पे न्यू लोन को लिया है या आपने कुछ रीपेड किया है, तो ये सारे चीज को अब हमारी जिम्मेवारी होने वाली है पढ़ने की। ये सारे चीज के रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करने वाले हैं। ऐसी वाली चर्चा यहाँ पे की जा रही है, ऐसी वाली बातचीत यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो देखो 2 चीजों के बारे में बात किया। सबसे पहले क्या बोला, कंसिडर एनी additional evidence of additional debt containing through examination of minute book या significant contract या confirmation from the bank, या ये चीज है। मतलब सबसे पहले क्या बोला कि MOM से, मिनट्स ऑफ मीटिंग वाले बुक से आप यहाँ पे पता करो। कौन से चीज के बारे में पता करेंगे कि क्या हमने कोई न्यू कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किए हैं क्या लोन के, बराबर, न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन में कोई एंटर तो नहीं किए, उससे आप पता करोगे। कहां पे देखो, एडिशनल डेट अगर आप कोई ऑब्टेन कर रहे हो बेटा, तो ये आपको मिनट्स ऑफ बुक से पता चलने वाला है। फिर ट्रेस कीजिएगा क्लोजिंग बैलेंस एज पर द शेड्यूल ऑफ जनरल लेजर। अब जो जनरल लेजर होता है उसके हिसाब से आप क्लोजिंग बैलेंस को क्या करने वाले हो, क्लोजिंग बैलेंस को आप यहाँ पे सेटल करने वाले हो। ऐसी वाली चीज यहाँ पे बोली जा रही है। क्या आप इस बात को समझे, बताइए मुझे जल्दी से, है ना। यस सर, ठीक है। हाँ,
चलो अब मैं अगर बात करूं आपके साथ तो समझिए, बात को ध्यान दीजिए। मैं अगर बात करूं आपके साथ, अभी हम लोग नेक्स्ट वाली चीज के ऊपर चलने वाले हैं, और वो कौन सा है देखो यहाँ पे, रिव्यू द सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन आफ्टर द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड टू डिटरमाइन इफ देयर आर एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज एट द एंड एंड ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन करेक्ट पीरियड करके। मतलब बेसिकली इन लोगों का कहना है कि एक बार आपने रिव्यू करोगे सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन। सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, ईयर खत्म होने के बाद जब तक आप बैलेंस शीट को फाइनल करते हो या ऑडिट रिपोर्ट को जब आप साइन करते हो ना, तो पिछले साल के बैलेंस शीट के क्लोज एंड से, मतलब 31 मार्च से लेके जब तक आप यहां पे ऑडिट रिपोर्ट फाइनलाइज करते हो, उस पीरियड को हम लोग यहां पे सब्सिक्वेंट पीरियड कहते हैं। तो सब्सिक्वेंट पीरियड को भी आप यहां पे चेक करोगे और ये देखोगे कि कोई ऐसे ट्रांजैक्शन तो नहीं है जो बिलोंग करते थे इस ईयर के, लेकिन जानबूझ के कंपनी इसको इस पीरियड के अंदर रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही है। तो एक बार रिव्यू करो, जनरल रिव्यू करो सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शन का। ये AS4 के अकॉर्डिंग यहां पे किया जाता है, AS4 रिवाइज्ड के अकॉर्डिंग यहां पे, और इंड AS 10 होता है इसके लिए। तो ऐसे केस के अंदर आप उसके अनुसार चेक करोगे सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस को, कि एक बार सब्सिक्वेंट ट्रांजैक्शंस को ये देख लूं कि कोई ऐसे ट्रांजैक्शन नहीं है जो पिछले साल के बिलोंग करते थे लेकिन वो इस साल या इस बार के बैलेंस शीट के अंदर आ रहे हैं, उस चीज के रिगार्डिंग यहां पे बात की जा रही है। अब देखो डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर कैसे होने वाले हैं, आप कैसे डायरेक्ट कंफर्मेशन कर सकते हो ऐसे 505 के अनुसार, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहां पे बात करेंगे। सबसे पहले क्या बोला यहां पे, रोल आउट एंड ऑब्टेन इंडिपेंडेंट बैलेंस कंफर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल द बोरोइंग्स फ्रॉम द लेंडर्स एंड परफॉर्म द फॉलोइंग करके। मतलब बेसिकली क्या बोला कि यहां पे बोरोवर वाइज आपने क्या करना चाहिए, एक रिपोर्ट निकाल के रखना चाहिए। सभी लोग बोलेंगे बोरोवर वाइज आप यहां पे क्या करोगे, एक रिपोर्ट निकाल के रखोगे, ठीक है, यस सर। अब यहां पे सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर जो अपने को करना है, एसर्टेन दैट कंफर्मेशन आस्क फॉर ऑल इंफॉर्मेशन लाइकली टू बी रेलिवेंट फॉर द टेस्ट ऑफ डेट एंड रिलेटेड इंटरेस्ट बैलेंसेस। मतलब क्या कि आप यहां पे जो कंफर्मेशन या आप जो यहां पे पूछ रहे हो ना, आप जो यहां पे क्वेश्चन को पूछ रहे हो, वो क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कौन से चीज के रिगार्डिंग, डेट और उसके इंटरेस्ट के रिगार्डिंग, दोनों चाहिए। वाह क्या बात बोली है, मतलब आप लोन वाले से जिससे आपने लोन लिया उनसे आप और क्या बात कर लोगे ना, ये भी तो बात है ना, डेट और इंटरेस्ट, डेट और इंटरेस्ट के अलावा और तुम क्या पूछ लोगे उनसे, है ना, हालचाल तो पूछेंगे नहीं अब अपन, बढ़िया बॉन्ड बोला है लेकिन, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि आपके क्वेश्चन में ऐसे कंफर्मेशन निकालने की कोशिश करना जो क्या बताए बेटा, जो डेट और इंटरेस्ट के बारे में बताए। सभी लोग बताओ जो किसके बारे में बताए, है ना, जो इंटरेस्ट वालों के साथ यहां पे आ जाता है, ठीक है। चलिए तो ऐसे केस के अंदर मैं अगर बात करूं आप लोगों के साथ, तो यहां पे सबसे पहला पॉइंट बोला कि क्वेश्चन ऐसा फॉर्म कीजिएगा जो इंफॉर्मेशन दे डेट और इंटरेस्ट के बारे में, ये वाली बात हुई। सेकंड, अगर सामने वाला व्यक्ति रिप्लाई नहीं देता है बेटा, तो आपने क्या देना है, उसे रिमाइंडर देते रहना है कि रिप्लाई तो करो करके, ऐसी भी क्या नाराजगी है कि आप रिप्लाई तक नहीं कर रहे, है ना, तो आपने क्या देना है, उन्हें रिमाइंडर देना है। उसके बाद कंपेयर कीजिएगा बैलेंस एज पर द बुक्स, और दूसरा जो कंफर्मेशन आपने ऑब्टेन हुआ है, मतलब क्या, जो आपने इंफॉर्मेशन मांगा तो सामने वाला व्यक्ति रिप्लाई देगा। अब ये जो रिप्लाई आया और आपने जो सोचा था और आपने जो पाया, उस चीज को आप कंपेयर करोगे बैलेंसेस को, ऐसी वाली बात यहां पे बोली जा रही है। अब हम लोग वैल्यूएशन के रिगार्डिंग चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, डिटरमाइन करो यहाँ पे अकाउंटिंग पॉलिसी एंड मेथड्स जो रिकॉर्ड कर पा रहे हैं डेट को एंड अप्रोप्रिएटली एंड अप्लाइड कंसिस्टेंटली। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई असेट को एक्वायर करने के लिए आप डेट लेते हो ना बेटा, तो जो डेट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है, वो इंटरेस्ट भी आप असेट के अकाउंट में कैपिटलाइज करते हो, ऐसी वाली बात भी होती है। तो डिपेंड करता है आप कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज को यहाँ पे क्या कर रहे हो, अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो कर रहे हो, पहली वाली चीज। दूसरा, एग्री करो कि लोन बैलेंस और लोन पेबल्स टू द लोन एग्रीमेंट, क्या मतलब आप जो भी आपका लोन का बैलेंस है और जो भी आप लोन को पे कर रहे हो ना, ये एज पर एग्रीमेंट आपने पेमेंट करना चाहिए। क्या करना चाहिए बोलो, ये एज पर एग्रीमेंट आपने पेमेंट करना चाहिए। रिकंप्यूट कीजिएगा किसे, इंटरेस्ट और डिस्काउंट या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को रिकंप्यूट कीजिएगा। उसके बाद अमोर्टाइजेशन जो आप कर रहे हो प्रीमियम डेस डिस्काउंट का, उसके कंप्यूटेशन को चेक कीजिएगा। फॉरेन करेंसी लोन्स अगर आपने ले रखे हैं तो AS 11 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फॉरेन करेंसी के इसको हमने क्लोजिंग बैलेंस के अंदर करना चाहिए, या एवरेज अमाउंट ऑफ जो भी फॉरेन एक्सचेंज का रेट होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करवाते हैं, बराबर ना। तो ऐसे केस के अंदर AS 11 के हिसाब से आपने फॉरेन करेंसी लोन को क्या करना चाहिए, कन्वर्ट करना चाहिए, और सही से कन्वर्ट होना चाहिए, सही रेट से कन्वर्ट हो, ऐसी वाली बात है।
फिर उसके बाद बोला गया रीड द प्रोविजंस ऑफ द लोन एंड डेट एंड परफॉर्म द फॉलोइंग। सबसे पहले हम लोग कंप्लायंस करेंगे कि जो लोन के कंडीशंस है, लोन कंडीशंस को एंटिटी कंप्लाई कर रही है क्या, क्या बोल रहा हूं मैं, एंटिटी कंप्लाई कर रही है क्या। दूसरा, इफ देयर आर एनी प्रोविजन इन विच एंटिटी इज नॉट इन कंप्लायंस डिटरमाइन द डेट शुड बी क्लासिफाइड एज करंट। मतलब क्या बोला जा रहा है, देखो कभी कभार कैसा होता है, अगर आप लोन के कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हो ना, तो ये लोन के कंडीशंस को फॉलो नहीं करने पर आपके ऊपर लगती है पेनल्टी। और ये जो पेनल्टी आपके ऊपर लगती है वो पेनल्टी ऐसी होती है कि आपको इमीडिएटली डेट रीपेबल बन जाता है। क्या बन जाता है, इमीडिएटली रीपेबल। अब अगर कोई डेट इमीडिएटली रीपेबल बन जाता है तो ऐसे केस के अंदर हम इसे क्या कहेंगे बेटा, हम लोग कहेंगे कि ये तो करंट इसमें हो गया। बोलो ना क्या हो गया, ये तो करंट लाइबिलिटी के अंदर आना चालू हो जाता है। तो ये उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आपने किसी प्रोविजन का डिफॉल्ट किया है तो ऐसे केस के अंदर हम आपको क्या बोलेंगे, आपको करंट तरीके से, आपको तुरंत, एकदम तुरंत में आपको पैसा पे करना पड़ेगा। उस चीज के रिगार्डिंग यहाँ पे बात की गई है। अब बोला गया कि आप एग्जामाइन करो ड्यू डेट्स ऑफ द लोन्स को। उसके बाद बोला गया जो आपको मदद करेंगे कौन से चीज से रिगार्डिंग, जो आपको मदद करेंगे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स को क्लासिफाई करने के लिए। फिर बोला जा रहा है कि इंस्टॉलमेंट ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन जो आपको नेक्स्ट 12 मंथ्स में फॉलो करने वाले हैं, उसे आप लोग क्या बताते हो बेटा, उस चीज को आप लोग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के अंदर स्टेट करते हो या करंट बोरोइंग्स या करंट लाइबिलिटीज के अंदर आप बताते हो। फिर बोला जा रहा है डेट एग्रीमेंट्स, अगर रिस्ट्रिक्टिव कन्वेयंस होते हैं, डेट एग्रीमेंट्स के ऊपर अगर कोई रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस होते हैं, रिस्ट्रिक्टिव कंडीशंस होते हैं, तो उस चीज के बारे में बताइए। फिर बोला जा रहा है इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट एंड डॉक्यूमेंट जो भी है एविडेंसिंग, जो चार्ज क्रिएट कर रहे हैं बेटा, तो ऐसे चीज को एग्जामाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप सभी लोग जानते हो कि कंपनीज जब भी लोन को लेती है तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से उन लोगों को चार्ज को रजिस्टर करना होता है CHG 1 फॉर्म के अंदर, CHG 3 फॉर्म के अंदर। आपने पढ़ा होगा ये सब लॉ के अंदर। तो ऐसे केस के अंदर स्टैट्यूट के अनुसार क्या हमने प्रॉपर चार्ज क्रिएट किया या हमने प्रॉपर चार्ज नहीं क्रिएट किया, वो वाली चीज है। फिर उसके अलावा जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी है, क्या ये फॉल्स, अगर ये फॉल बिलो हो जाती है, बिलो द अमाउंट आउटस्टैंडिंग, तो ऐसे केस के अंदर आप केवल और केवल सिक्योर्ड में क्लासिफाई करोगे, ओनली अप टू द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी करके। बाकी अनसिक्योर्ड होने वाला है अगर आप किसी को लोन दे रहे हो तो। वही अगर मैं बात करूं आपके साथ, अगर कोई हायर परचेस एग्रीमेंट्स है तो ऐसे केस के अंदर वहां पे अलग चीजें हो जाती है। टर्म्स ऑफ लोन को आपको अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करना होता है। रिलेटेड पार्टी से भी कई बार लोन लिए जाते हैं, उसको आप AS 18 के हिसाब से क्लासिफाई करते हो। फिर बैंक को अगर आपने बिल डिस्काउंट वगैरह करवा के रखा है तो आपकी लाइबिलिटी आ सकती है। मान लीजिए मेरे पास कोई बिल्स आए थे, मैंने वो बिल्स को डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, अब कल चल के ड्यू डेट के ऊपर वो पार्टी ने पेमेंट नहीं किया, तो क्या मेरी लाइबिलिटी आने वाली है बैंक के टुवर्ड्स? हाँ। तो ऐसे बिल डिस्काउंटेड के बारे में आप कहां पे लिख के, आप कहां पे डिस्क्लोज करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर आपने डिस्क्लोज करके रखना है। कंपनी का MOA और AOA क्या अलाउ करता है कंपनी को लोन लेने के लिए, इस बारे में भी आप देखिएगा। आपने वहां पे वो पढ़ा होगा ना कि वो रेलवे एशबरी कंपनी का केस लॉ आप लोगों ने देखा होगा, जहां पे वो कंपनी लोन देती है किसी रिची व्यक्ति को, जबकि एक्चुअली उसके MOA और AOA पावर नहीं देता है लोन देने का, बट फिर भी वो लोन देती है। समझ रहे बात को? तो आपको ये चेक करना है कि कोई एक्ट्स मेमोरेंडम के खिलाफ तो नहीं है, कोई एक्ट्स हमारे AOA के खिलाफ तो नहीं है, उसको चेक करो। सेक्शन 180 लेट डाउन किया गया है कंपनी के बोरोइंग्स के हिसाब से, तो 180 और 185 को कंप्लायंस करते हुए चलिएगा। उसके अलावा बोला गया एग्जामाइन कीजिएगा पर्पस फॉर विच द मनी इज बोरोड, और आप उसी चीज के लिए, उसी पर्पस के लिए आप कंपनी के पैसे को इन्वेस्ट करो। इसके अलावा कोई दूसरा पर्पस आपका नहीं होना चाहिए कंपनी के अंदर या कंपनी के पैसों से। कई बार ऐसा होता है कंपनी पैसा लेती है कोई दूसरे पर्पस के लिए और उसको यूज कर रही है अलग ही चीजों के लिए, उससे डायरेक्टर का घर बन रहा है, MD का कार खरीद रहा है बेटा। समझ रहे आप बात को? है ना, वो बीच में था नहीं क्या, पनीर ग्रोवर करके जो एक है, उसके यहाँ पे वही तो किया था ना बेटा, यहाँ पे भारत पे ने वही एलिगेशन लगाए थे कि आपकी जो मैम है उन्होंने क्या किया कि कंपनी के ऊपर बिलिंग कर डाले पर्सनल एक्सपेंसेस का। बोले मेकअप आप कर रहे, बिलिंग कंपनी पे कर रही, ये क्या बात हो गई करके, है ना। कंपनी ने धनाधन लोन ले रखा है और वो लोन जा रहे भलते ही कोई चीजों के लिए, सामने वाला डायरेक्टर बढ़िया कार में घूम रहा है, ये कर रहा है, और वो कार के लिए पैसे कौन दे रही है? कंपनी दे रही है करके। तो ऐसी सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जब एंटिटी ने डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट किया है तो ऐसे केस में डायरेक्टिव्स इशू किया गया है क्या RBI के अनुसार, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के अनुसार, और फिर डिस्क्लोजर से रिलेटेड आप चीजों को चेक कीजिएगा। जैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आप बताते हो और दूसरा बताते हो शॉर्ट टर्म बोरोइंग से रिलेटेड। लॉन्ग टर्म के अंदर आप कैसे क्लासीफाई करते हो? आप बॉन्ड्स और डिबेंचर्स में क्लासीफाई करते हो। फिर टर्म लोन्स जो होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं आपके साथ बैंक्स हुआ यहाँ पे, ठीक है,
बैंक्स हुआ, फ्रॉम अदर पार्टीज बताओ, फिर डेफर्ड पेमेंट की लाइबिलिटीज बताओ, डिपॉजिट्स कितने आए हैं वो बताओ, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज, लोन्स मैच्योरिटीज ऑफ द फाइनेंस लीज और अदर लोन्स के बारे में आप बताओगे। फिर बोरोइंग्स को फर्दर क्लासिफाई करोगे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड के अंदर। फिर लोन्स जिसके अंदर गारंटी दी गई है डायरेक्टर्स एंड अदर्स के द्वारा उसको बताते हो, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स को बताते हो अलॉन्ग विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये बाकी सारी चीजें। फिर उसके बाद पर्टिकुलर्स ऑफ रिडीम्ड डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स को बताओगे, टर्म लोन को कब टर्म्स ऑफ प्रीपेमेंट क्या है, पीरियड फॉर विच द कंटिन्यूइंग डिफॉल्ट किया है आपने, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज जैसे, और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को क्लासिफाई करोगे ट्रेड पेबल या अदर्स केस में। शॉर्ट टर्म को भी जो अपन ने लॉन्ग टर्म में इतना सारा क्लासिफिकेशन किए, सेम उसका क्लासिफिकेशन आपको शॉर्ट टर्म में भी क्या मिलेगा, देखने मिलेगा। तो ऐसे प्रकार से डिस्क्लोजर किया जाता है। तो आपने चेक करना है कि क्या डिस्क्लोजर यहाँ पे प्रॉपर तरीके से किया गया है या डिस्क्लोजर प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है। देखो मैं आपको पूरी चीजें बतवा देता हूँ, अपन ने क्या क्या देखा, क्या क्या चीजें करी है और आपको कितना ध्यान रखना है उस चीज को आप समझ लेना। ठीक है, 1 मिनट रुको बस। देखो इस चैप्टर के अंदर अनगिनत चीजें है बेटा। ठीक है, आप इतनी सारी चीजों को पढ़ेंगे तो फ्राई हो जाएगा आपका दिमाग, आपको इतनी सारी चीजों को ध्यान नहीं रखना है। अब अगर सवाल आता है कि सर हमको बोरोइंग्स को चेक करना है तो हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे, प्रोसीजर जरा बताइए, ऑडिट प्रोसीजर बताइए। तो सबसे पहला आप बोलोगे रिव्यू करेंगे हम लोग बोर्ड मीटिंग को, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि लोन्स के जो एग्रीमेंट्स है ना, उस एग्रीमेंट्स के अनुसार क्या सारी चीजें प्रॉपरली हो रही है, क्या बोरोइंग लिमिट्स के अंदर है क्या। दूसरा एक्सटर्नल कंफर्मेशन की मदद से भी हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तीसरा हायर परचेज ट्रांजैक्शन और डिबेंचर्स होते हैं तो डिबेंचर्स की ट्रस्ट डीड यहाँ पे बनती है, उसको चेक कर लीजिएगा। उसके बाद बोला गया रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी आप मैनेजमेंट से ऑप्टेन कर सकते हो। फिर बोला जा रहा है यहाँ पे कि आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने मिनट्स ऑफ मीटिंग से चेक करना है कि जो एडिशनल बोरोइंग हम लोगों ने लिए क्या उसके लिए सहमति थी या नहीं थी लोगों की। फिर उसके बाद बोला गया ट्रेस कीजिएगा क्लोजिंग बैलेंस को अकॉर्डिंग टू शेड्यूल करके। फिर डायरेक्ट कंफर्मेशन की कुछ यहाँ पे इन्होंने प्रोसीजर्स बता के रखिए कि बोरोर वाइज सबसे पहले तो आप रिपोर्ट निकाल लीजिए। फिर उसके बाद आप क्या सवाल पूछना चाहते हो वो सवाल को डिजाइन कीजिए जिसमें डेट और इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए। बहुत जबरदस्त बात कर दी इन्होंने। उसके बाद आप रिमाइंडर भी देते रहना, अगर सामने वाला व्यक्ति नाराज है, आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, मैसेज सीन करके ब्लू टिक हो रहा है पर रिप्लाई नहीं कर रहा है, तो आप उसे रिमाइंडर भेजिए, हो सकता है भूल गया हो करके, है ना। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है बेटा, तीसरी वाली चीज की अगर मैं बात करूं आपके साथ तो तीसरे वाली चीज में कंपेयर कीजिएगा बैलेंसेस को, जो कंफर्मेशन उसने दिया और जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से आपके बैलेंस आए ना, एक बार उसको कंप्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। फिर क्या बोला जा रहा है, अकाउंटिंग पॉलिसीज वगैरह को आप चेक कीजिएगा कि क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज को आप फॉलो कर रहे हो और क्या कंसिस्टेंटली अप्लाई कर रहे हो क्या। उसके बाद एग्री कीजिएगा लोन बैलेंसेस को, लोन पेबल एज पर एग्रीमेंट है क्या। इंटरेस्ट और डिस्काउंट्स, प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन को चेक करना, अमोर्टाइजेशन को चेक करना, फॉरेन करेंसी लोन से तो आपने प्रॉपर तरीके से कन्वर्ट किया है क्या, लोन्स की कंडीशन रीजनेबल होनी चाहिए, ड्यू डेट क्लासिफिकेशन मतलब लोन्स के जो ड्यू डेट्स है उसके हिसाब से आप लोन को शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में क्लासिफाई करोगे और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से शो करते हुए चलिएगा। और आखिरी में बता दीजिएगा कि हमने डिस्क्लोजर करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का अलग डिस्क्लोजर होता है और शॉर्ट टर्म का अलग डिस्क्लोजर होता है, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में कुछ कुछ डिस्क्लोजर के आप पॉइंट्स यहाँ पे डाल सकते हो। 100% पॉइंट आपको याद रह नहीं सकते हो, ये प्रैक्टिकली इंपॉसिबल है बेटा, समझना बात को, ये इंपॉसिबल है। ऐसी चीजें आप नहीं कर सकते हो, कुछ चीजें होती है जो आप चाहकर भी नहीं कर सकते और उसमें से ये वाली चीज है, ठीक है, आप नहीं कर सकते उसमें। तो ऐसे केस के अंदर आपको जितने पॉइंट्स हो रहे हैं उतने पॉइंट्स को आप क्या रखेंगे, उतने पॉइंट्स को आप बस ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ऐसी वाली बातचीत यहाँ पे की जा रही है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या? सभी लोग बताइए मुझे जल्दी से, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या, है ना। चलो, तो ऐसी वाली चीज यहाँ पे आ जाती है। चलिए आगे आइए बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली चीज के अंदर। अब देखो नोट्स अकाउंट्स के अंदर क्या या नोट्स में क्या बोला जा रहा है, देखो where the company has the borrowing from the banks and financial institution on the basis of security of current asset, it shall be disclosed in the following करके, ये following इसमें आप disclose करोगे। सबसे पहला पॉइंट, whether the quarterly returns and statement of the current assets filed by the company with banks and financial institution are in agreement with books of accounts। तो सबसे पहला क्या बोला कि देखो, सबसे पहली चीज बोली, याद करो अपन लोगों ने पढ़ा था बैंक ऑडिट के केस में, जब आप वर्किंग कैपिटल लोन लेते हो तो आपको क्वार्टरली रिटर्न्स फाइल करने होते हैं। तो क्वार्टरली रिटर्न्स
रिटर्न्स जब आप यहाँ पे फाइल करोगे ना, तो वो किसके साथ होना चाहिए, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ एग्रीमेंट में होना चाहिए। क्या कहा मैंने, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के साथ एग्रीमेंट में होना चाहिए, ऐसी वाली बात यहाँ पे बोली जा रही है। उसके बाद सेकेंड वाली चीज, समरी ऑफ रिकंसिलिएशन, या अगर मटेरियल डिस्क्रिपेंसीज आपको मिलती है, मटेरियल कुछ गलतियां मिलती है, तो उसके बारे में बताइए। विलफुल डिफॉल्टर, जहां पे बेटा कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है, तो आप यहां पे क्या बताओगे, दो इंफॉर्मेशन को आपको बताना होगा। सबसे पहले किस समय कंपनी को या कौन से डेट पे कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया, और डिटेल्स ऑफ डिफॉल्ट क्या थे, अमाउंट्स या नेचर ऑफ डिफॉल्ट क्या किया था, उसके बारे में हमें बताइएगा करके, ऐसी वाली चर्चा यहां पे की जा रही है। फिर अगर मैं बात करूं विलफुल डिफॉल्टर का मतलब क्या होता है, कैटेगराइज कर दिया जाता है विलफुल डिफॉल्टर जब हम लोग क्या करते हैं, जानबूझ के, अगर कोई कंपनी बेटा कंपनी के पास भरपूर पैसा है लेकिन जानबूझ के कंपनी बैंक के पैसों को नहीं दे रही है, तो बैंक बोलती है अच्छा ऐसा ना, हम तुम्हें विलफुल डिफॉल्टर घोषित करेंगे, तुम किसी भी बैंक के पास दौड़े दौड़े चले जाओ, तुम्हें लोन अब नहीं मिलने वाला है, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो ऐसे कैटेगराइजेशन को विलफुल डिफॉल्टर का नाम दिया जाता है। और ये जो विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी होती है बेटा, ये विलफुल डिफॉल्टर की कैटेगरी के अंदर हम लोग कहते हैं कि यहाँ पे जो व्यक्ति होता है उसको फिर लोन नहीं मिलता है, या उसको बहुत सारे प्रोसीजर से गुजरना होता है बाद में लोन लेने के लिए। मुझे एक बात बताइए, क्या हमको चार्जेस को रजिस्टर करना पड़ता है? यस सर, आरओसी के पास हम लोग चार्जेस को रजिस्टर कराएंगे। बोरोड फंड का यूटिलाइजेशन है, शेयर प्रीमियम का यूटिलाइजेशन आपने प्रॉपर तरीके से किया या नहीं किया, उस चीज के रिगार्डिंग भी यहाँ पे अपडेट आपको देना पड़ता होता है। ये सारी चीजें यहाँ पे बोली जा रही है। और देखो आ जाओ, मैं अगर बात करूं वेयर द कंपनी, अब दो प्रकार की चीजें, वेयर कंपनी हैज एडवांस्ड लोन या इन्वेस्टेड फंड्स, either borrowed funds या share premium या any other kind of funds to any other person या entities including foreign entities with intermediary with an understanding that intermediary shall directly or indirectly lend or invest in other person entities identified in any manner, जिसे ultimately beneficiary बोला जाता है। याद करना, कंपनी ऑडिट के केस में जब चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि एक कंपनी जब दूसरे कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है, ये अरेंजमेंट के साथ कि ये किसी तीसरे कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। ये जनरली क्या होता है कि ऑफशोर, मतलब ऑफशोर में टैक्स हेवन कंट्रीज में पैसे को पार्क करने के लिए ना, ऐसे ट्रांजैक्शंस के अंदर कंपनी यहां पे आती है। अदानी के ऊपर भी अभी बेटा वो रिपोर्ट के अंदर एलिगेशंस लगाए गए थे कि आप लोगों ने अपने पैसे को पार्क करके रखा है टैक्स हेवन कंट्रीज, जैसे मॉरिशियस हो गया, सिंगापुर हो गया, तो ऐसे कंट्रीज में आपने अपने पैसे को पार्क करके रखा है, जो आपने बताया अपने रिलेटिव्स के नाम पर कंपनीज, है ना। तो ऐसे एलिगेशंस लगाए गए थे। दूसरा अगर मैं बात करूं, प्रोवाइड करो एनी गारंटी या सिक्योरिटी लाइक टू द बिहाफ ऑफ द अल्टीमेट बेनिफिशियरी, या अल्टीमेट बेनिफिशियरी कोई लोन ले रहा है बेटा, और उस लोन से रिलेटेड जो गारंटी है ना, वो गारंटी कौन दे रही है, वो गारंटी कंपनी दे रही है, तो उसके बारे में आपको कंपनी को ये डिस्क्लोजर्स करना होगा। कैसे कैसे डिस्क्लोजर्स, डेट एंड द अमाउंट ऑफ फंड एज वन, डेट एंड द अमाउंट ऑफ फंड फर्दर एडवांस या लोन आपने जो दिया है, या गारंटी या सिक्योरिटी जो प्रोवाइड करके रखा है, ये सारे डिक्लेरेशन आप फेमा के अनुसार भी देते हो, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। अभी न्यू कोर्स के अंदर फेमा जो है बेटा वो इंटरमीडिएट के अंदर शिफ्ट कर दिया है। फेमा वैसे तो फाइनल का टॉपिक है, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर न्यू कोर्स आ जाता है, मतलब जब नेक्स्ट ईयर में आने वाला है, तो ऐसे केस में फेमा जो टॉपिक्स है अब वो आपको इंटरमीडिएट के अंदर पढ़ना होता है। अब देखो, ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कंपनी को रिसीव हुआ हो ऐसा कोई पैसा फॉरेन एंटिटीज से, जहां पे अंडरस्टैंडिंग है कि कंपनी क्या करेंगी, इसको इन्वेस्ट करेंगी किसी थर्ड पर्सन के अंदर, मतलब यहां पे कंपनी खुद इंटरमीडिएटरी बन रही है। समझ रहे बात को? ये वाले केस में कंपनी खुद मतलब कोई कंपनी को पैसा दे रहा है और कंपनी उसको कहीं और इन्वेस्ट कर रही है, तो मैं कहूंगा आपके साथ कि कंपनी यहां पे इंटरमीडिएटरी का रोल निभा रही है। तो ऐसे केस के अंदर हम लोग कहेंगे कि ये वाली चीज पे भी सेम जो रिपोर्टिंग ऊपर की गई थी, सेम रिपोर्टिंग यहां पे आपको करना होता है। उसके बाद अगर कोई भी कंपनी है वेयर द कंपनी इज नॉट यूज द बोरिंग्स फ्रॉम द बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर द स्पेसिफिक पर्पस, कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए विच वॉज टेकन एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट डेट, कंपनी शैल डिस्क्लोज द डिटेल्स वेयर दे हैव बीन यूज्ड करके। मतलब अगर आपने जिस पर्पस के लिए लोन लिया था, आप उस पर्पस के लिए पैसे को अगर यूटिलाइज ही नहीं किए हो, तो ऐसे केस के अंदर आपने आखिर में कौन से चीज के लिए उसे यूटिलाइज किया ना, वो भी अब आपको बताना होगा, वो चीजें अब आपको बतानी होंगी। ऐसी वाली बातचीत यहां पे की जा रही है। क्या आप इस बात को सभी के सभी लोग समझ रहे हैं? बोलो जल्दी से मुझे, क्या आप इस बात को समझ रहे हैं क्या, है ना। तो ये वाली चीज यहां पे हो जाती है, ये वाला पूरा कंसेप्ट यहां पे हो जाता है। तो चलिए इस सेशन को आज के लिए यही समाप्त करेंगे। कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जहां पे हम लोग देखने वाले कौन सी चीज को, जहां पे हम लोग ट्रेड रिसीवेबल्स को देखेंगे, और ट्रेड रिसीवेबल्स के अलावा हम लोग दूसरे टॉपिक्स को भी यहां पे पढ़ते हुए चलेंगे। दूसरे टॉपिक्स को भी हम लोग कल कंटिन्यू यहां पे करने वाले हैं, जैसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और ट्रेड रिसीवेबल्स, ये दोनों चीजें
चीजों को कल हम लोग फिनिश ऑफ करेंगे, राइट? यस, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। मिलते हैं हम लोग कब? मिलते हैं हम लोग कल सुबह कल सुबह सेशन में, और उसके बाद फिर हम लोग ये वाले सेशन को कंटिन्यू करेंगे, राइट? बाय बाय, टेक केयर। सो होप सो आप सभी लोगों को ये सेशन एकदम फैंटास्टिक तरीके से, एकदम औसम तरीके से आप सभी लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई हो करके। चलिए इस सेशन को समाप्त करते हैं। जाने से पहले आपको कहना चाहूंगा कि आप हमसे स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ सकते हैं अगर आप प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। प्लस के अंदर आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, सारी चीजें आपको मिल जाती है। सेम चीजें आपको मिलती है आइकॉनिक के अंदर। उसके अलावा पर्सनल गाइडेंस, स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, टेक्स्ट, एक्सपर्ट गाइडेंस और टेस्ट एनालिसिस आपको मिल जाता है। प्लस या आइकॉनिक आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले, आप यहाँ पे IG सर इस कोड का प्रयोग कर सकते हैं फॉर मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, आप अलग अलग मंथ्स के लिए अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सबसे बेहतरीन अगर कोई सब्सक्रिप्शन होता है बेटा अनअकैडमी के ऊपर इंटरमीडिएट का, तो वो 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन होता है। मैं 24 मंथ्स आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, आप 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। कभी कभार क्या होता है कि हम एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, हम लोग मतलब एक ही ग्रुप देते हैं, 2 ग्रुप का सोचते हैं, तो ऐसे केस के अंदर थोड़ी सी दिक्कत, कभी कभार एक अटेम्प्ट अगर हमें लग जाता है, यार इंटरमीडिएट है, बहुत नॉर्मल सी चीज होती है, जहां पे आपका 80% लोग क्लियर नहीं होते, 20% क्लियर होते हैं, तो ऐसे केस के अंदर हमें ये पॉसिबिलिटी को लेके चलना होता है। तो ऐसे केस के अंदर 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ज्यादा अच्छी चीज हो जाती है, ज्यादा लॉन्ग टर्म हो जाती है, ऐसी वाली बात। और हार्डली अगर आप प्राइस का डिफरेंस देखोगे तो आपको ज्यादा प्राइस का डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा, राइट? फॉलो कीजिए मुझे अनअकैडमी के लर्निंग ऐप के ऊपर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस सेशन को देखने के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय एवरीवन।